दर्द गम डर सब तेरे अंदर है। दर्द गम डर सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो हेलो दोस्तों, आज ये लाइन हमें क्या सिखाती है? तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये सोच के तो डर ही गए होंगे कि अब तो मेरा फिजिक्स में कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं फेल हो जाऊंगा। ये डर उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गया है। तो देखिए, ये जो डर है ना, वो केवल आपके अंदर है। बस इस डर से बाहर निकलकर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, फिर आपको कोई भी जीतने से रोक नहीं सकता। जब भी करो, एक शुरुआत करो, रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो डर के क्यों बैठना? डरने से अच्छा है कि आप कुछ मेहनत करके पढ़ाई कर लें। तो आज हम फिजिक्स में जो भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मतलब फिजिक्स उनका एक फोबिया बन गया है, अब फिजिक्स में वो पास ही नहीं हो सकते, उनको ये उम्मीद है कि मैं तो फिजिक्स में पूरा फेल ही होने वाला हूं, तो प्लीज इस सेशंस को देख लेना, क्योंकि यहाँ से जितने टॉपिक्स बताए जाएंगे और ये सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख लेते हैं। अगर 1 महीने की भी आप मेहनत कर देंगे तो आपको कोई भी पास होने से क्या, एवरेज से अच्छा भी नंबर लाने से रोक नहीं सकता। तो प्लीज दोस्तों, अपने डर को निकाल दीजिए और अपने डर को निकाल के अपने अंदर जो जुनून है उसको बाहर लाइए। फिर देखिए, आपका भी नाम एक सिकंदर में होगा। क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप अगर एक अच्छा नंबर लाते हैं ना, तो भले कोई स्टूडेंट पूरे साल पढ़ के अगर वो टॉप करता है, उससे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को आप पे होगी, क्योंकि आपने 30 डेज में पढ़ के अपनी मतलब हौसले को, अपनी कौशलता को दिखाया है। तो यही है कि जब भी बनो तो कुछ बड़ा करो, बस शुरुआत करो, बड़ा तो होगा ही। कभी भी अपने अंदर डर को आने ना दो, कभी भी अपने दर्द को महसूस ना करो, कभी अपने गम को ना करो, उन सबको बाहर निकालो यार। वो सब आपके घेरे हुए हैं, अगर उनसे निकलेंगे ना तो आप एकदम हीरे की तरह चमकेंगे। तो आइए आज के सेशंस में हम देखते हैं कि आखिर फिजिक्स में हम क्या पढ़ लें कि यार 30 डेज में भी अगर हम इनको तैयार कर लेते हैं तो हम एक एवरेज नंबर 40 प्लस नंबर तो ला ही सकते हैं। और 40 प्लस भी नंबर आपके फिजिक्स में आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि 30 आपको प्रैक्टिकल्स में मिल जाएंगे और इधर मिल जाएंगे, तो 75-80 नंबर आपके आ ही जाएंगे। तो देखिए, आपके पेपर में आते हैं कुछ 3 नंबर वाले प्रश्न और आते हैं कुछ 5 नंबर वाले प्रश्न। देखिए, अगर आप अभी 0 हैं तो न्यूमेरिकल्स के पीछे भागेंगे तो आप बिल्कुल भी 0 होने वाले हैं। और आप जो ये डर को मतलब डर से निकले हैं, फिर उस डर में और भी अंदर गिरने वाले हैं। तो प्लीज, अगर मतलब जो स्टूडेंट्स का बेस तैयार है वो अपना न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, और बाकी जो स्टूडेंट्स का बेस तैयार नहीं है, वो अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो वो न्यूमेरिकल पे ना फोकस करके आप थोड़ी थियरीज पे फोकस करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में वहां पे आपको डिफिनेशंस, कुछ डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं, और उन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फिजिक्स में नंबर मिल जाता है, और करके तो आता ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न, फिर उसके बाद देखेंगे हम 5 नंबर वाले प्रश्न। तो देखिए, 3 नंबर के प्रश्न में आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है, और डिफिनेशन जब भी लिखिएगा उसके फार्मूले भी उसके साथ जरूर लिखिएगा। क्योंकि मान लीजिए डिफिनेशन में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, मान लीजिए नहीं पढ़ता है, लेकिन एग्जामिनर का जो फोकस होता है, कॉपी जो चेक करते हैं आपके, वो होता है फार्मूले पे। तो प्लीज आपसे मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करके फार्मूले याद कर लीजिए, फिर आप भी एक सिकंदर तो कहलाएंगे ही। तो सबसे पहले आपसे पूछी जा सकती है कि गॉस की प्रमेय क्या है। अभी आप गॉस की प्रमेय की परिभाषा दे सकते हैं, और गॉस की प्रमेय होती क्या है, बस उसे डिफाइन करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद कूलाम का नियम, जैसे ही मान लीजिए गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं ना कि मतलब 1/ε0 गुना होता है गॉस की प्रमेय, वैसे ही कूलाम का नियम जो होता है, 2 आवेशों को बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये हो गया आपके कूलाम का नियम। फिर संधारित्र की ऊर्जा जो U बराबर हाफ CV², ये होती है ऊर्जा। आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं। और जैसे कूलाम का नियम अगर हम पढ़े फोर्स के लिए, तो F बराबर Q1 Q2/R²।
और यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट लगा लेंगे, मान लीजिए अभी के लगा लीजिए, के का मान आप देख सकते हैं कि संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाता है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस पे जो सवाल आते हैं ना वो बिल्कुल भी इजी आते हैं। तो बस आपको बल आघूर्ण का फार्मूला याद है, पी ई साइन थीटा, बस इसको याद रखिए। एक फार्मूला अगर इस पे मान लीजिए न्यूमेरिकल्स भी आता है तो आप उसे भी क्रैक करके चले जाएंगे, क्योंकि P वहां पे दिया होगा जो लंबवत दूरी होती है और आवेश के, उसी को हम जैसे ट्यूब क्यू आर एल आता तो उसी को हमने P मान लिया है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम है, उस नियम को क्या कहा गया और उस नियम के बाद जो फार्मूला आता है उसे आप लिख के चले आएंगे। तो ये भी आपको 3 नंबर में आता है और 3 नंबर आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे। फिर किरचॉफ का नियम जो है प्रथम द्वितीय, मान लीजिए इसमें से पूछा जा सकता है कि प्रथम या द्वितीय, क्योंकि ये 3 नंबर का है तो दोनों तो लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मतलब उसमें आपसे अगर मान लीजिए केवल फार्मूला मतलब ये पूछा जाता है तो आप दोनों अगर वहां पे डिफाइन करेगा कि आपको दोनों लिखना है कि एक लिखना है, तो आप किरचॉफ का दोनों जो नियम है प्रथम द्वितीय तथा उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर व्हिटस्टोन सेतु है, उसके बारे में क्या है ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर स्वप्रेरण तथा अनन्य प्रेरण, और ये 100% चांसेस हैं कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्वप्रेरण या अनन्य प्रेरण कोई एक डिफिनेशन आपसे पूछी ही जाती है, तो प्लीज फ्रेंड्स इसे तो आप तैयार कर ही लेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भंवर धारा ईडी करंट के उपयोग क्या है, इसके उपयोग थोड़ा बहुत, आखिर ये भंवर धारा होती क्या है और ईडी इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो हम रेल्स को ब्रेकर में, फिर मीटर में ये सारे यूज करते हैं भंवर धारा का। फिर आइंस्टीन का समीकरण क्या है, आइंस्टीन ई बराबर एम सी स्क्वायर ये। फिर उसके बाद बोहर मॉडल्स, और ये बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई ना कोई तो देगा ही। फिर रदरफोर्ड की मतलब जो भी है सिद्धांत संकल्पना, रदरफोर्ड ने मतलब मॉडल अपना दिया था, प्रयोग किए थे सिद्धांत के अनुसार, फिर उनकी क्या कमियां रह गई, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि नाभिकीय संलयन तथा विखंडन, और हर साल आपको या तो नाभिकीय संलयन की डिफिनेशन मिल जाती है या तो नाभिकीय विखंडन की मिल जाती है। हर सेट में ये क्वेश्चन तो जितना आप पूछे वेरी वेरी वीवीआईपी तो है ही। फिर उसके बाद पीएन संधि डायोड अग्र तथा पश्चदिक्षी, कैसे आप फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड बायसिंग करेंगे, तो वो आपसे पूछा जाएगा बायस मतलब इसमें संधि में, कि मतलब वहां पे लिया जाता है ना पी से हम जोड़ते हैं, अगर प्लस वाले को यहाँ से अगर सिंबल लगाते हैं कि प्लस वाले को हमेशा हम पी से जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कहलाता है। और जब हम माइनस वाले को एन से जोड़ते हैं ऐसे तो ये नहीं, माइनस वाले को पी से जोड़ देते हैं तो ये बैकवर्ड कहलाता है। तो ये आपके पास बायसिंग होती है और इसका पूरा फिगर सहित आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में आ जाइए, इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे भी जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसके मतलब उपयोग क्या है, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। फिर सूक्ष्मदर्शी व खगोल दूरदर्शी के आवर्धन, ये भी बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वीवीआईक्यू है ही ये। देखिए ये जो है आपकी वो है किसके लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए, और वो भी डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये जो फार्मूला है वो है आपके लिए, ये किसके लिए है, दूरदर्शी के लिए, दूरदर्शी के लिए, जिसमें एफओ एफई 1 + FE अपॉन डी, डी तो पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे लिया गया है ये, और एफओ ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस लगता है उसकी फोकस दूरी, और एफई जो है आई लेंस की जो फोकस दूरी वो हो गया। फिर वहीं पे रखना, फिर एफई आ गया यहाँ पे तो वहां भी आई लेंस की जो फोकस दूरी होगी तो वो, बस ये मान पुट कभी आपसे इस पे सवाल भी पूछ सकता है, लेकिन 3 नंबर में तो बहुत कम चांसेस है, आपके बस केवल इसके फार्मूला पूछ सकता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिफाइन कर देंगे कौन क्या है इसमें। फिर उसके बाद आ जाइए आप 5 नंबर वाले में। तो प्लीज आप एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि आप इन 30 डेज में इस पूरे टॉपिक को इस चैनल पे सभी अवेलेबल हैं, और जो नहीं है, और आपको डेरिवेशन ये सारे इंपॉर्टेंट तो आते रहेंगे, लेकिन किसी भी ना किसी तरीके से आपको इन सब को तैयार करना है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स में पास हो जाऊं, एवरेज नंबर ला सकूं, तो देखिए अपने डर को तो आप निकाल के बाहर फेंक ही दीजिए, नहीं तो फिर ये डर आपकी सारी मतलब उम्मीदों सब चीज को बर्बाद करती रहेगी। और ये डर आपके लिए अभी अभी मान लीजिए बोर्ड है, आपकी लाइफ में भी ये आती रहेगी, तो प्लीज इसे एकदम एग्जैक्ट आउट बाहर करके ही रहिए। फिर उसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में। ये तो आपको हर साल मिल ही जाता है, किसी न किसी सेट में VVIQ है ही। या तो आपको अक्षीय का डेरिवेशन करना होगा या निरक्षीय का डेरिवेशन करना होगा। और डेरिवेशन के लिए आपको इसका फार्मूला तो याद ही होना चाहिए कि इसका जो E बराबर क्या होता है, बेटा 4πε0 P/R स्क्वायर। फिर उसके लिए वहां पे 2P हो जाता है निरक्षीय के लिए। फिर उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, देखिए यहाँ पे आपसे केवल गॉस की प्रमेय पूछ सकता है 3 नंबर में, और 5 नंबर में जब पूछेगा तो इसके प्रयोग क्या है। गॉस की प्रमेय जैसे हम एक अनंत लंबाई की तार ले लेते हैं तो उसको बेलनाकार मान के जैसे हमने डेरिवेशन किया था, तो वो इसके अनुप्रयोग है। तो ये वो अनुप्रयोग पूछा जाता है, वहां पे आपको निकालना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर ये बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर विभव मापी क्या है, इसे आप डिफाइन करते हैं तो 5 नंबर ले सकते हैं। फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं क्रियाविधि, जो कि आप प्रैक्टिकल्स में भी बनाए होंगे, तैयार किए होंगे, और इस अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज चैनल के मतलब विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको इस पे पूरी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल के लिए अलग और इसकी क्रियाविधि संरचना कैसे वर्क करता है उसके लिए अलग वीडियो, तो आप वहां से ट्रांसफार्मर को जाके क्लियर कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, यहाँ पे आपको 5 नंबर में जो सेकेंड पार्ट होता है फिजिक्स का डेरिवेशन तो वहीं से मिलता जरूर है। फिर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, फ्रिंज वाला भी। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसको डिफाइन कीजिए कि इसकी एनर्जी कहाँ पे है, और उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी आपको आसान लगने लगेगा। फिर उसके बाद हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पे परावर्तन तथा अपवर्तन, जैसे आप सिंपली इधर पढ़ते हैं परावर्तन अपवर्तन, वैसे ही जब आप हाइगेंस के सिद्धांत से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा, तो इनके आधार पे परावर्तन तथा अपवर्तन आप डिफाइन करना होगा। फिर फोटो डायोड क्या है, फिर उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा। फिर एक और देखिए लेंस मेकर का सूत्र पूछता है, तो लेंस मेकर का डेरिवेशन भी है और एक बार दोबारा से भी हम करवा देंगे। फिर प्रिज्म से आपके पास आते हैं सवाल अक्सर करके, जो प्रिज्म कोड होता है यहाँ पे आपके लिए सवाल आता है, तो प्लीज इसे प्रिज्म के विचलन कैसे होते हैं, और देखिए MCQ क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, किसका सबसे अधिक होता है, किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, किसका प्रकीर्णन कम होता है, किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो इनका जो प्रिज्म से रिलेटेड है वो क्वेश्चन आपको तैयार ही करना है, और बहुत इजी है, और इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगा प्रिज्म, वहां से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। देखिए प्रिज्म में उसका मतलब जैसे ही हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको 7 रंगों की पट्टिका में, जिसे हम इंद्रधनुष देखते हैं ना, कि मतलब कभी कभी हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देती है। तो जैसे देखिए बारिश होती है तो पहाड़ों पे जब पानी ऐसे पड़ता है तो वहीं से मान लो जिस समय धूप होती है तो वो परा ऐसे होता है, और फिर वहां जाके हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है, यानी जो श्वेत प्रकाश होते हैं वही वहां पे हमें जाके दिखते हैं 7 रंग के। तो इन 7 रंग को भी आप याद रखिएगा, तभी तो आप बता पाएंगे किसका क्या है। तो जैसे वैनिया फिनाला से याद कर सकते हैं, विबग्योर से याद कर सकते हैं कि बैगनी जो होता है वो क्या होता है सबसे ऊपर, और जो लाल होता है वो क्या होता है सबसे नीचे होता है। तो वहां से आप विचलन कोड तो निकाल लेंगे, आप वहां से देख के निकालना होता है। तो प्लीज आप वादा कीजिए हमसे नहीं खुद से कि अगर आपको अपने एग्जाम्स में फिजिक्स में अगर अच्छे नंबर लाना है तो आप इन टॉपिक्स को क्लियर करके छोड़ेंगे, और यहाँ से आपके पास नंबर आ सकते हैं। अगर आपने किया 40 + 50 नंबर तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे।
तो प्लीज तैयार कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी जीरो है तो उन्हें तो एकदम बिल्कुल करना है, और जिन बच्चों की तैयारी अच्छे से हो गई है उन्हें भी रुकना नहीं है। कछुए और खरगोश वाली कहानी अपनी लाइफ में कभी मत लाइएगा कि वो कहते हैं ना, खरगोश तो कुछ दूर तक पहुंच चुका होता है, सोचता है भाई वो इतना धीरे चल रहा है तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अपना कवर कर चुके हैं हर टॉपिक को तो वो रुकेंगे नहीं, वो हमेशा रिवीजन देते रहेंगे। कहीं आपसे कम पढ़ के कोई आगे ना निकल जाए तो फिर आपकी तो बेइज्जती बहुत होगी, और कहने वाले कह ही देंगे। आज के दुनिया में किसके क्या ही कह दे, कुछ भरोसा नहीं है। फिर वो कह देंगे अरे वो तो शर्मा जी का बेटा पूरे 1 साल पढ़ा और हमारे घर का बच्चा पूरा घूमता रहा, 1 महीने पढ़ के ला दिया। तो ऐसी सिचुएशंस आपकी जिंदगी में कभी ना आए। आप हमेशा देखिए मेहनत करिए, मेहनत का रिजल्ट तो मिलेगा ही। और अगर आपके सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ चुके हैं तो रिविजन्स करना ना छोड़ें। प्रत्येक दिन आप कोई ना कोई टॉपिक हर सब्जेक्ट का रिवाइज करते रहें तो आपके जो ब्रेन में है एक मेमोरीज बनती जाए हर एक टॉपिक की, और आप एग्जाम्स में जाएं तो आपकी वो जो सारी मेमोरी है वो अच्छे से याद आ जाए और अपने एग्जाम्स को फोड़ के आ जाए। और जब भी आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो आपके चेहरे पे मायूसी नहीं, एक मुस्कान होनी चाहिए। बस उस मुस्कान के लिए तैयारी करिए दोस्तों, फिर आपकी जो जुनून है ना वो बढ़ ही जाएगा। सोच लीजिए कि मैं अगर निकलूँ ना तो किसी दोस्त से ये ना पूछना पड़े या तेरा कितना छूटा, मतलब आपको टेंशन ना हो, मेरा हो गया बाकी चलेगा। बस यही फीलिंग के लिए आप पढ़ते रहिए, और हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं। आप इतने प्यारे स्टूडेंट हैं, प्लीज़ दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए। एक बड़ी बहन आपको सजेस्ट कर रही है तो उसको सजेशंस को अच्छे से लीजिए और हमेशा अपने बड़ों का आदर और सम्मान करते रहिएगा। तो अगेन थैंक यू। अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ दिस।